स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन का 9 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, पहली जो न्यूज है उसमें राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की बैठक है, वो मुख्यमंत्री साहब ने ली है और एक बात बोली है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के पहली तिमाही में 33,969 करोड़ यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो पिछले साल इसी तिमाही का 11.54% ज्यादा है। तो क्या ध्यान रखना है, 33,969 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें 11.54% की वृद्धि है। अब देखो, जिस जिस विभाग से राजस्व का अर्जन होता है उन सभी की बैठक इसमें हुई है और उन सभी में क्या क्या काम किस तरीके से होना चाहिए ये बात हुई है। एक बात बोलिए कि राजस्व संग्रहण प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण का आधार है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। फिर देखो, आबकारी विभाग सरकार को राजस्व अर्जन का एक बहुत बड़ा सोर्स है आबकारी विभाग से, तो इन्होंने बोला कि अवैध शराब पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठीक उसी तरह पंजीयन एवं मुद्रांक यानी जो स्टाम्प मिलते हैं, पंजीयन प्रक्रिया में जियो टैगिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और अवैध खनन से लेकर भी उन्होंने बोला है कि जीपीएस और सीसीटीवी आधारित तकनीक को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। तो ये सब तो वो बातें हुई जो हर एक विभाग में किस किस बात पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हुई। फिर देखो, परिवहन विभाग भी अभी 1 महीने तक जो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि दुर्घटनाओं को जीरो पे लेके आना है, ये सब चीजों को लेके, तो जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्रम विभाग को भी एक बात बोली है कि निर्माण कार्यों में जो देय सेस एक टैक्स होता है कि प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो ये सारी चीजें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, बस नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो कि कौन सी चीज का क्या काम है या कौन सी चीज का क्या मतलब है। फिर देखो, एक जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में बात हुई है, ये राजस्व संग्रहण के बारे में। देखो, दुर्घटनाओं को खत्म करने के बारे में भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आई है कि जो ट्रैफिक नियम है उनका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। एक और जो अधिकारी या कार्मिक है सरकार के, उनमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। यहां जीरो टॉलरेंस की नीति में क्या बात बोली गई है कि पहली तिमाही में 33,969 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछली बार का 11.54% की वृद्धि के साथ है। फिर राजस्थान में फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है करदाताओं से रिलेटेड। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि फेसलेस और ये रैंडमाइजेशन से होगा, यानी रैंडमली सेलेक्ट हो गए, तो ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और जबकि जीएसटी जो रिटर्न फाइल करते हैं अपन, उसमें प्रदेश की रैंक 3rd है देश में। यानी फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला तो राजस्थान देश का पहला राज्य है और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में 3रे नंबर पे है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आबकारी विभाग के द्वारा एक मुखबिर योजना चलाई जाती है जिसमें वो अवैध शराब का अगर कहीं पे कारोबार हो रहा है तो उसको पकड़ने के लिए, तो उसके बारे में भी बोला है कि इसका क्रियान्वयन अच्छे से होना चाहिए, ये सब बातें बोली है। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि राजस्व जो अर्जन है वो 33,969 करोड़ इस तिमाही में, जो पिछले से 11.54% ज्यादा है। फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है और जीएसटी रिटर्न में 3रे नंबर पे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली न्यूज में देखो, कोटा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिले के लिए सड़क परियोजनाओं की महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कुछ घोषणाएं की है, उनके बारे में बात करेंगे कि कोटा के लिए क्या क्या घोषणाएं की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में खूब बातें हो रही है इस न्यूज के अंदर। ये मंत्री नितिन गडकरी जी है, ये कोटा के गोपालपुरा में आम सभा को संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने बात बोली है कि जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत से 75 से 80% तक का काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम भी अच्छी खासी स्पीड से चल रहा है। फिर इन्होंने बोला है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 12 घंटे में सड़क मार्ग से आप पहुंच जाओगे, ये बनने के बाद, ऐसी बात इन्होंने बोली है। उसके अलावा
भारत का एक टारगेट है कि वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, उसके बारे में भी जिक्र हुई है कि हमारा ये टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। फिर इन्होंने 2014 से मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में भी बात की है कि बहुत सारी प्राथमिकताओं के साथ हमने काम किया है और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट में हमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर एक डेटा और है कि अब तक लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग है वो हमने सड़क निर्माण में कर लिया है और बायोबिटुमुन जैसी नई तकनीकी का यूज भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या घोषणाएं की है कोटा के बारे में, उनके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे 52 में मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाईपास करते हुए 8 लेन का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यानी जो मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको बाईपास करने के लिए NH52 से एक 8 लेन बाईपास करते हुए 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाई जाएगी। ठीक वैसे कि वैसे बालापुरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक 21 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग बनेगा। भवानी मंडी को जोड़ने के लिए भी DPR का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एक चीज ध्यान रखनी है कि कोटा से इटावा तक जो चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, उसका नाम चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे था, उसके स्थान पर अब उसका नाम अटल एक्सप्रेसवे होगा। ये ध्यान रखना, आने वाले टाइम में सुजस प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो चंबल एक्सप्रेस हाईवे है उसका नाम क्या कर दिया गया, अटल एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ बातें बोली है कि केंद्र सरकार ने कोटा के लिए जब से हमारी सरकार आई है 2.5 सालों में 5,000 करोड़ के विकास के कार्य को स्वीकृत किया है। बाकी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। फिर नितिन गडकरी जी है वो सड़क मार्ग से बूंदी के लबान इंटरचेंज पर पहुंचे, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से उन्होंने मुलाकात की और वहीं पे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे थे। फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की चीज नहीं है, ये काम की चीज है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। आपको कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर ओम बिरला जी ने यमुना जल समझौते के बारे में बात की। इसके बारे में आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हथिनीकुंड बैराज से शेखावटी तक पानी आएगा। पानी नहर से नहीं, कैसे, पाइपलाइन से पानी आएगा और शेखावटी के तीनों जिलों को इसका फायदा मिलेगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में भी बात हुई है और ये सारी बातें इन्होंने बोली है। आगे की न्यूज देखो, शिविर बने राहत का केंद्र, मौके पर समाधान, यानी सेवा शिविर के बारे में बात हो रही है। 12 जून से 15 जुलाई तक विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों के पास पहुंचकर। ग्रामीण और शहरी दोनों में, ग्रामीण में 22 विभाग की सेवाएं, शहरी में 10 विभाग की सेवाएं इसमें शामिल है। बाकी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काम की नहीं है, 15 जुलाई के बाद जो डेटा आएगा उसमें सारी की सारी चीजें देख लेंगे। ये सारी चीजें अभी अपने को देखने की जरूरत नहीं है। फिर जो जल जीवन मिशन है उसके लिए मुख्य सचिव ने कार्यों की समीक्षा की है। तो मुख्य सचिव का नाम आपको पता होना चाहिए, वी श्रीनिवास, और इन्होंने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत ID, DPR समीक्षा, O&M नीति आदि कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया है, ऐसी बात बोली है। तो जल जीवन मिशन को लेकर एक मीटिंग हुई है और ये बातें बोली गई है। अगली न्यूज में देखो, मार्च 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के कार्य तय समय में पूर्ण करे मुख्य सचिव। अभी राजस्थान में 26 जिले ऐसे हैं जिनमें दिन में भी बिजली दी जा रही है। पहले 24 थे, फिर चित्तौड़गढ़ और टोंक बन गए, तो अब कितने हो गए, 26। और सरकार का टारगेट है कि मार्च 2027 तक पूरे राजस्थान के 41 जिलों में हम लोग दिन में भी बिजली दे पाए, ऐसा इनका टारगेट है। तो ये थी सुजस बुलेटिन से लेकर जो न्यूज थी वो। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, VBG रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश से। 1 जुलाई से अधिनियम पूरे भारत में
और 2 जुलाई से ये योजना पूरे भारत में लागू हो गई। केंद्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय स्तर पे शुभारंभ कार्यक्रम है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश से, राज्य स्तर के कार्यक्रम ब्यावर से किए गए। पहले इस योजना में 100 दिन का रोजगार था जिसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। पहले इसमें प्रशासनिक व्यय 6% था जिसे बढ़ाकर 9% कर दिया। पहले किसी भी प्रकार के रेस्ट या विराम की सुविधा नहीं थी। अब अधिकतम 60 दिनों तक मानसून के समय इस योजना को राज्य सरकार रोक सकता है। इतनी बातें आपको इस चीज से क्वेश्चन से ध्यान रखनी थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन 2 रेल खंडों के रेल दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये दोनों चूरू सादुलपुर और चूरू से रतनगढ़ तक इनका दोहरीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, जब ये न्यूज में आया था तब भी मैंने बोला था कि ये कुछ दिनों में पक्का सोजस में पूछ लिया जाएगा। जो इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल करता है वो कितना है? तो ये 17.0 है। ये बताता है कि ये जो रिफाइनरी है उसकी क्वालिटी कैसी है और इसमें अपन 25% में आते हैं। इस रिफाइनरी का उद्घाटन 4 जुलाई को मोदी जी ने किया है और उद्घाटन के बाद भारत की रिफाइनरी क्षमता में रैंक हो गई है 4th। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ बनी है रिफाइनरी? तो पचबदरा बालोतरा में। इतनी बातें यहां से आपको 9 MMTPA इसकी क्षमता है, मैट्रिक्स मिलियन टन पर एनम, वार्षिक तौर पे 9 MMTPA इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया? तो ये जयपुर के सामेल गांव में होगा। 64 एकड़ जमीन पर ये सहकार वन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद क्या है? तो हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद है कृषि आधारित उत्पाद। मैं आपको हनुमानगढ़ जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो हनुमानगढ़ जिले की उपज है वो है किन्नू, वनस्पतिक प्रजाति है वो है शीशम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद हो ही गए। गोगामेडी मंदिर ये है पर्यटन स्थल और हॉकी ये है खेल। फिर से देखो, उपज है किन्नू, वनस्पतिक प्रजाति शीशम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल गोगामेडी मंदिर और खेल है हॉकी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।